जब औरत अवैध संबंधों के मकड़ जाल में फंस जाती है। वो पति पत्नी और वो जब उसके जीवन में प्रवेश कर जाता है, ये वो नामक जो प्राणी होता है, ये कहीं ना कहीं सामाजिक रिश्तों के बंधनों को तार तार कर देता है। ये अवैध संबंधों का मकड़ जाल जीवन में एक ऐसा भूचाल लेकर आता है, ऐसी तबाही लेकर आता है कि हंसता खेलता परिवार, हंसता खेलता संसार कब बिगड़ जाए इसकी कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती। और जहाँ पर औरत के एक नहीं दो दो प्रेमी हों, यानी कि उसका काम ही प्रेमियों से चल रहा था, ऐसी कहानी, ऐसी घटना अगर आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर, समझने पर और सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। प्लीज़ हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। आज की हमारी जो घटना है वो बहुत ही जल्द की है। आज की हमारी घटना का जो राज्य है वो है हरियाणा, और हरियाणा का एक ज़िला है करनाल, और करनाल राज्य का एक थाना है कुंजपुरा। कुंजपुरा थाने में 26 अक्टूबर 2023 को एक 40 से 50 के बीच का व्यक्ति थाने आता है और थाने में ये बताता है कि मेरा बेटा 23 तारीख की शाम से गायब है, और मैंने दोस्तों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ, जहाँ भी उसको होने की संभावना हो सकती थी, उस संभावना के आधार पर हमने पता लगाया, लेकिन कहीं से उसका कोई भी जानकारी या पता नहीं चल पा रहा है। जब थाना के जो एसएचओ थे उन्होंने सुना, क्योंकि मामला 3 दिन पुराना था, तो पुलिस भी किसी प्रकार की इफ एंड बट नहीं कर सकती थी, क्योंकि ज़्यादातर केसों में आपने देखा होगा, पहले पुलिस ये कहती है जवान लड़का है, चला गया होगा, आप जाइए ढूंढिए और जब ना मिले तब बताइएगा, हम लोग भी प्रयास अपने स्तर से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पहले से ही 3 दिन हो गया था। अब 3 दिन बाद एक असहाय पिता, जिसे उसके बच्चे को बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, वो थाने में इंसाफ के लिए आया था। उसके बताने के बाद तुरंत एसएचओ के निर्देशानुसार उसकी प्राथमिकी दर्ज की जाती है, और वहाँ क्राइम ब्रांच व वहाँ के एक इंस्पेक्टर थे मोहनलाल, उनको इस केस की जांच के लिए लगाया जाता है। आपको मैंने पहले बताया है, जब कोई एफआईआर दर्ज की जाती है तो उसमें लड़के की हाइट कितनी थी, लड़के का रंग कैसा था, जब वो घर से निकला था तो किस प्रकार के कपड़े पहने था, बाल कैसे थे, और क्या क्या वो अपने साथ लेकर गया था, और उसकी फोटोग्राफ भी ली जाती है। और उसी फोटोग्राफ के आधार पर उसके पोस्टर वगैरह भी छपवाए जाते हैं, और जहाँ जहाँ पुलिस को या उनके बताए अनुसार अंदेशा हो सकता है, उस पहलुओं से जानकारी की जाती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। उसके पिताजी से पुलिस पूछती है कि ये बताइए, उस लड़के की किसी से साथ कोई दुश्मनी थी या किसी से कोई नाराजगी थी, या वह संबंधों का कोई मामला था, क्या मामला था, ऐसा कहाँ जा सकता है। अब पिताजी कहते हैं मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ऐसे में पुलिस इनके गांव जाती है, गांव के लोगों से पूछताछ करती है। जब गांव के लोगों से पूछताछ पुलिस कर रही थी तो सुमित के बारे में एक बात निकलकर सामने आती है कि सुमित का गांव की एक महिला है सुरेंद्र कौर, सुरेंद्र कौर से अवैध संबंध थे, और इस अवैध संबंधों में एक बार या 2 बार लड़ाई भी हो चुकी है, और एक बार उसके पति सुरेश ने अपने चचेरे भाई गुलशन के साथ मिलकर सुमित को बहुत मारा था। इतना मारा था कि वो कुछ दिन तक
चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया था। लेकिन मामला गांव का था और दोनों लोग अपनी इज्जत को, मर्यादा को, सामाजिकता को डर रहे थे, इसलिए ये मामला पुलिस तक नहीं पहुंच पाया था। अब ऐसे में जब पुलिस को ये जानकारी प्राप्त होती है तो पुलिस तुरंत सुरेश को और उसके भाई गुलशन को उठाकर थाने ले जाती है और उसकी पत्नी को भी उठाकर थाने ले जाती है। लेकिन कुछ भी वो लोग बोल नहीं रहे थे। इधर कह रहे थे मेरा उससे जरूर अवैध संबंध था, लेकिन मैंने जब उसको मार दिया मेरा बदला पूरा हो गया था। फिर मेरा उसकी हत्या मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो कहाँ गया है, क्या हुआ है उसके साथ, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। पुलिस ने भी जांच पड़ताल थी की, लेकिन कोई तथ्य नहीं था, साक्ष्य नहीं था। तो उस दिन इन लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया। अब पुलिस के पास फिर हाथ खाली थे। ऐसी अवस्था में अब पुलिस को इस केस को जल्द से जल्द जांच करके केस को सॉल्व करना था। ऐसे में पुलिस 200 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज की जांच करती है। घर से चारों तरफ के जो रास्ते थे, जहां जहां वो जा सकता था, सभी तरह के फुटेज की जांच करती है और गुलशन और सुरेंद्र कौर या इन लोगों के भी लोकेशन की जांच करती है। जब पुलिस 200 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज जांच कर रही थी तो दिखाई पड़ता है एक फुटेज में कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा है, उसके पीछे एक औरत बैठी है, बीच में कोई लंबी सी वस्तु जैसे कोई लाशनुमा वस्तु रख के कोई औरत उसको पकड़ के लिए जा रही है। जब पुलिस ने उसको बारीकी से देखा, लोगों को दिखाया, पहचान करवाई, तो पता चला ये महिला जो पीछे बैठी है ये सुरेंद्र कौर ही है और चलाने वाला व्यक्ति का चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऐसे में पुलिस फिर सुरेंद्र कौर को और उसके पति सुरेश को उठाकर कुंजपुरा थाने लाती है। अब कुंजपुरा थाने जब आ गई थी लाश, व्यक्ति दोनों आते हैं तो फिर वही पुरानी, मेरा सर इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब 1-2 घंटा बीत जाने के बाद वो टस से मस नहीं होते हैं। फिर पुलिस को अपने आप पर उतरना पड़ता है, यानी कि पुलिस को वो कार्य करना पड़ता है जिसको किए बिना आदमी सही बात नहीं बताता। पुलिस जब समझावन लाल के द्वारा समझाना शुरू करती है, ऐसे में वो टूट जाती है और बताती है कि मेरे और सुमित के 5 साल से अवैध संबंध थे और इन अवैध संबंधों के बारे में मेरे पति को पता चल जाता है। मेरे पति को किसी ने बताया और बताने के साथ साथ मेरे उसके साथ घूमने जाने की कुछ टाइम का वीडियो भी मेरे पति को दे दिया। जब मेरे पति को उस वीडियो को देखा तो वो उन्होंने मुझसे पूछा और मेरी खूब पिटाई की। उस पिटाई के बाद मैं टूट गई और फिर ऐसे में उन्होंने अपने चचेरे भाई गुलशन को बुलाया और गुलशन जब घर आया तो सुरेश ने बताया कि ये घर की सीमा लांग गई है, घर की देहरी लांग गई है और ये गांव का लौंडा छोरा सुमित घर की इज्जत को तार तार कर रहा है। ऐसे में तय प्लान के मुताबिक मैंने उसको घर बुलाया और घर बुलाने के बाद इन दोनों लोगों ने उसको बहुत मारा, क्योंकि मैं जैसे उसको पहले घर बुलाती थी कि घर में कोई नहीं है, तुम आ जाओ, हम लोग आराम से टाइम स्पेंड करेंगे, वैसे ही मेरे बुलाने पे वो जैसे ही घर आया इन दोनों लोगों ने इतना मारा जैसे तैसे वो जान बचाकर वहाँ से भागा। लेकिन उस दिन जब मारा तो गुलशन जो कि सुरेंद्र का देवर था वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझने लगा और सुरेंद्र के सामने अपनी ताकत का बखान, अपने कर्मों का बखान ऐसे करता था कि वो बहुत बलशाली है, तुम्हारे पति से भी बलशाली है और कहीं ना कहीं इसको तुम्हारा पति हमारे सहयोग के बिना नहीं मार सकता था और उसने सुरेंद्र का
दिल जीत लिया। और सुरेंद्र का दिल जीतने के बाद गुलशन के भी सुरेंद्र कौर से आपसी संबंध हो गए, यानी कि अवैध संबंध हो गए। और इन दोनों की आपस में खूब मुलाकातें होने लगी। लेकिन इन मुलाकातों की खबर जब फिर सुमित को लगती है, क्योंकि सुमित सुरेंद्र को छोड़ नहीं पा रहा था, अब सुरेंद्र को दूसरा बॉयफ्रेंड मिल जाने की वजह से वो उससे मिलना नहीं चाहती थी। ऐसी स्थिति में सुमित उसको दूसरे नंबर से फ़ोन मिलाता है और वो बताता है कि मेरे पास तुम्हारे और गुलशन के अवैध संबंधों के सारे काली चिट्ठे मौजूद हैं, मजबूती से मेरे पास मौजूद हैं, और अगर तुम इससे दूरी नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हारे पति को ये बात बता दूंगी। ऐसे में सुरेंद्र कौर डर जाती है। वो कहती है मेरे पति पहले से ही परेशान हैं, अगर मेरे और गुलशन के अवैध संबंधों के बारे में मेरे पति को पता चल जाएगा तो मेरे पति मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसे में वो सुमित से छुटकारा पाना चाहती थी। अब वो ये बात गुलशन को बताती है कि सुमित हमें परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, और वो कहता है कि मेरे और तुम्हारे अवैध संबंधों की जानकारी उसके पास है और ये सुरेश को बता देगा। अब गुलशन को भी डर था कि मेरे चचेरा भाई है, जान जाएगा तो मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे, समाज में मेरी बेइज्जती होगी। ऐसे में इन दोनों लोगों ने उसको इस रास्ते से हटाने का प्लान मन में गढ़ लिया और प्लान के मुताबिक सुरेंद्र ने उसको मिलने के लिए बुलाया। और 23 तारीख को शाम के समय जब सुमित मिलने गया, वहाँ पर पहले से बैठा हुआ इंतजार कर रहा गुलशन उसको पीछे से उसकी बाइक पर वार मार करके गिरा देता है। जब तक कि वो संभल पाता तब तक उस पर एक के बाद कई वार कर देता है, और वार करने के बाद उसको तब तक मारता रहता है कि जब तक वो मर नहीं जाता। मर जाने के बाद वो सुरेंद्र को भी बताता है, और सुरेंद्र जब सुनती है तो वो भी कहती है मुझे इस सुमित को देखना है, क्योंकि सुमित ने जब गुलशन से इसके संबंध हो गए थे तो इसको आए दिन इतना परेशान किया था कि ये उससे आजी जा गई थी, इतना आजी जा गई थी कि ये उसको रास्ते से हटाने के लिए तक के सोच डाला। वही प्रेमी जिसके साथ ये पहले रंगरलिया मनाती थी, उसी प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर एक साजिश रच डाली। और वहाँ जाती है तो वो बताता है कि अगर आ ही रही हो, देखना चाहती हो तो साथ में चादर भी लेते आना। और वो चादर लेके जाती है, 2 चादर लेके जाती है, और दोनों चादरों में उसके शव को लपेटकर ये लोग वहीं पर एक यमुना नहर है वहाँ पर ले जाते हैं और उस नहर में फेंक देते हैं, बड़ौता के पास जो यमुना नहर है। और फेंकने के बाद ये अपने घर चले आते हैं। इधर उसका परिवार उसको ढूंढता रहता है, लेकिन कहीं पर भी उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था, और पता न चल पाने के कारण घर वाले बहुत परेशान थे। अब पुलिस के पास सबसे बड़ी बात यह थी कि इस लाश को बरामद कैसे किया जाए। ऐसे में गांव वालों की मदद से, गोताखोरों की मदद से पुलिस उस लाश को बरामद करने के लिए भरसक प्रयास करती है। कुंजपुरा के जो एसएचओ थे तरसेम कंबोज और इंस्पेक्टर मोहनलाल, सभी लोग गोताखोरों को बुलाते हैं, क्योंकि 10 दिन पहले की घटना थी और जगह जगह जाल लगाई जाती है। और जाल लगाने के बाद जो नहर थी उस नहर में बड़ौता की नहर में कुराली के पास बरामद हो जाता है।
कुराली के पास बड़ौदा के यमुना नहर में जब शव बरामद होता है तो ज़्यादा दिनों तक शव पानी में रहने की वजह से पूरी तरह से सड़ गया था, उसकी बॉडी फूल गई थी और उसको बाहर निकाला जाता है, पोस्टमार्टम कराया जाता है। और क्योंकि शव पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन जो जर्सी वो पहने हुए था, जाड़ा का समय था, स्वेटर जैकेट जो पहने था, उससे परिवार वाले उसकी पहचान सुमित के रूप में ही कर लेते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर सुरेंद्र कौर को, उसके पति को और उसके दूसरे प्रेमी या देवर को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन आज की हमारी घटना आपने सुनी तो देखा कि एक औरत जब अमर्यादित हो जाती है, वो समाज में अपने घर की दायित्वों की सीमाएं लांघकर दूसरे प्रेमी के बाहों में जाकर समा जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब परिवार वालों को इन सब चीज़ों का पता चलता है तो सामाजिक मर्यादाओं को बचाने के लिए बहुत लोग तो खून का घूंट पीकर रह जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते, अपने आप को रोक नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते, वो लोग अपराध कर बैठते हैं। और ऐसा अपराध जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल होगा। और इसमें एक दूसरा प्रेमी के जब वो संपर्क में आती है तो वो भी अपनी सामाजिकता को बचाने के लिए और कहीं ना कहीं उन संबंधों में बने रहने के लिए उसने अपने ही उस रखैल प्रेमिका के दूसरी प्रेमी को कितना निर्ममतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया और आसानी से उसके शव को नहर में फेंक दिया। ऐसी घटनाएं हमें कहीं ना कहीं ऐसे कार्यों से सावधान रहने के लिए बताती हैं, जागरूक रहने के लिए बताती हैं और ये भी बताती हैं कि कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे व्यक्ति को इस प्रकार के अपराधों से सामना करना पड़े। सभी लोग सतर्क रहें, सजग रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। इसी भावना के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।